हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामिनी माडेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर एट बीएड कॉलेज सावनेर। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एज ए टीचर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए और उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, उसके ऊपर के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। सो डोंट स्किप माई वीडियो एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो इसलिए मैं वीडियोस अभी डाल नहीं रही हूँ, तो जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मुझे भी जोश आएगा, मैं भी जल्दी जल्दी आपको वीडियोस डालूँगी। नागपुर आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी के बीएड के कोर्स में आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर थ्योरी में भी क्वेश्चंस आता है और स्टैटिस्टिक में भी क्वेश्चन आता है। मतलब थ्योरी में आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के, और क्वेश्चन नंबर 5 में असेसमेंट ऑफ लर्निंग के पेपर में आपको उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स देते हैं और वो सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो आज के इस सेशन में हम दोनों देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में जानने के पहले हम देखते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं कि एक नॉर्मल क्लासरूम में सिचुएशन क्या होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आईक्यू होता है एवरेज लेवल का, तो उनको मार्क्स भी उसी तरह से मिलते हैं एवरेज। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लासरूम में आपने देखा होगा, आपके क्लासरूम में भी कोई टेस्ट वेस्ट होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एवरेज के आसपास मार्क्स होते हैं, और बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एवरेज के कम और अबो एवरेज और बिलो एवरेज वाले बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं। मतलब अगर 100 मार्क की टेस्ट लेते हैं तो 80 के ऊपर जिनको मार्क्स मिलते हैं वो बच्चों की संख्या कम होती है, और 20 के नीचे जिनको मार्क्स मिलते हैं उनकी भी संख्या कम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को 20 से लेकर इधर 80 तक ही मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तो इसके ऊपर से अगर हम कर्व बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, इसी टेंडेंसी को, ये जो टेंडेंसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉर्मल क्लासरूम में जो मार्क्स मिलते हैं वो एवरेज के आसपास होते हैं, तो इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। तो बीएड में आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो थ्योरी में क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के कैरेक्टरिस्टिक हम पहले डिस्कस करते हैं, तो आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है वो अच्छे से और समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि नॉर्मल क्लासरूम में आपको जो आईक्यू होते हैं बच्चों के वो वैरी मिलेंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एवरेज आईक्यू वाले होते हैं। ठीक है, बहुत कम बच्चे अबो एंड बिलो एवरेज होते हैं। अगर हम आईआईटी की बात करते हैं तो आईआईटी में बच्चों का जो आईक्यू होता है वो सेमी लेवल का होता है। ठीक है, वो क्रीम वाले बच्चे जाते हैं वहाँ पे, तो उनका आईक्यू उतना ज़्यादा वैरी नहीं होता है जितना नॉर्मल क्लासरूम में होता है। सभी स्टूडेंट्स का मतलब लगभग वहाँ पे आईक्यू सेम ही होता है। देन हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं, मेंटली रिटार्डेड स्कूल में अगर हम विजिट करते हैं तो उन बच्चों का भी आईक्यू ये सेमी लेवल का होता है, मतलब बिलो एवरेज होता है तो सेमी लेवल का होता है। पर नॉर्मल क्लासरूम में वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, और हमें एनईपी बता रहा है कि हमें तो डाइवर्सिटी को हमारे क्लासरूम में डाइवर्सिटी है और हम सबको इंक्लूसिवली वहाँ पे पढ़ाना है, इंक्लूसिव अप्रोच रख के वहाँ पे पढ़ाना है। तो इसलिए आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक पहले देख लीजिए आप कैसा होता है। इस तरह से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका है कि यह बेल शेप होता है। आप देख रहे होंगे ये जो कर्व दिख रहा है आपको, कौन से शेप का दिख रहा है, बेल शेप का, घंटे के आकार का दिख रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो शिखर बिंदु है, अगर उससे हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, यह एक्स एक्सिस है, जो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम मिड पॉइंट से, कर्व के मिड पॉइंट से अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन के दो समान भाग करता है। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व यह सिमेट्रिक होता है। मतलब इसके प्लस साइड में जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसके माइनस साइड में भी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आता है।
यह एकदम सिमेट्रिकल होता है। जितना डिस्ट्रीब्यूशन 0 से +1 सिग्मा तक रहेगा, उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन 0 से -1 सिग्मा तक रहेगा, उतना ही डिस्टेंस -1 सिग्मा से +2 सिग्मा तक, और उतना ही डिस्टेंस -3 सिग्मा से उधर रहेगा। इसलिए इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं सिमेट्रिकल, ये भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 0 से +1 तक आपको कितना एरिया दिया है, 34.13%। सेम इधर भी दिया है, देखिए 0 से -1 सिग्मा तक, -1 सिग्मा से -2 सिग्मा तक भी सेम दिया है, उसी तरह से यहाँ पे भी दिया है, इसलिए इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। मतलब इसका एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि यह सिमेट्रिक होता है। देन देखिए यह जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कितना भी बढ़ाया जाए पर वो एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करता है, यह भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में क्या होता है कि जो मीन मोड मीडियन की जो वैल्यू होती है वो एक ही पॉइंट में आती है, दैट इज कॉल्ड 0 पॉइंट। ये जो 0 पॉइंट है उसी पे आपकी मीन मोड मीडियन की वैल्यू आती है। मतलब अगर एक आधा क्लासरूम की अपन सिचुएशन लेते हैं तो वहाँ पे मीन मोड मीडियन अलग अलग वैल्यूज़ आती है। आप भी RTMNU की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, बीएड की एग्ज़ाम की, तो आपने देखा होगा मीन मोड मीडियम के ऊपर के कोई एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे तो आपने देखे होंगे कि मीन मोड मीडियन की वैल्यू थोड़ी पॉइंट में हो चाहे डिजिट में हो, कितने भी थोड़ी सी वैरी होती हैं। पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो होता है उसमें मीन मोड मीडियन की वैल्यू एक ही होती है, ठीक है। और दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि मोड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में एक ही होता है। मोड मतलब ऐसा प्राप्तांक जो बहुत सारे बच्चों ने प्राप्त किया होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने प्राप्त किया हुआ अंक, वो एक ग्रुप में 2 या 3 भी मोड हो सकते हैं, पर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मोड एक ही होता है। मीन मोड मीडियन एक ही अंक पे आता है, एक ही पॉइंट पे आता है, 0 पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे आपका वो आता है। देन और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसका जो स्पोर्स क्लस्टर्स है वो हमेशा कहाँ पे, सेंट्रल में क्लस्टरिंग ज़्यादा होता है। सेंटर में क्लस्टरिंग ज़्यादा होता है मतलब 100% बच्चे हमारे यहाँ पे हैं, मतलब तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखो आपके कहाँ क्लस्टर हो रहे हैं, सेंटर में क्लस्टर होंगे। जैसे 0 से +1 सिग्मा तक और -1 सिग्मा तक, यहाँ पे क्लस्टरिंग देखो 34.13% और यहाँ पे भी 34.13%। मतलब 100 में से 68, अगर इसको दोनों को मिला दिया जाए तो 68.26% स्टूडेंट्स को इसी रेंज में मार्क्स मिलते हैं मीन के आजू बाजू में, ठीक है। सेंटर में क्लस्टर हुए हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि आपने एक टेस्ट लिए 100 मार्क्स की और उसका मीन है 50, मतलब 0 पे आ जाएगा। 0 आपका रेफरेंस पॉइंट है, मीन मोड मीडियन एक ही जगह पे आते हैं, उसको हम 0 पॉइंट से भी कंसिडर करते हैं। पर अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया कि आपने एक टेस्ट लिया 100 मार्क्स की और 50 मार्क्स उसका मीन निकलेगा, ठीक है। तो मीन 50 मार्क्स के आसपास ही ज़्यादा बच्चों को मार्क्स मिले रहेंगे, ठीक है। देन जैसे जैसे आप इधर साइड जाते हैं, ठीक है, मतलब सेंटर के दूर जैसे जाते हैं, जैसे इसका प्रसरण होता है तो वैसे वैसे परसेंटेज कम होते हैं। जैसे -1 सिग्मा से +2 सिग्मा तक, -1 सिग्मा से -2 सिग्मा तक परसेंट कितना आता है, 13.59। -2 सिग्मा से -3 सिग्मा तक आता है 0.14%, और उसके ऊपर और जाएंगे तो और कम होते जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टरिंग यह सेंटर में होती है। वैसे ही -2 सिग्मा से लेकर +2 सिग्मा तक आपके 95% स्कोर्स आ जाते हैं, और -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक आपका 99.72% मतलब प्राप्तांक आते हैं, ठीक है। इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यह डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करते हैं तो। देखिए -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक आपके 68.26%
बच्चों को इसमें प्राप्त होते हैं अंक, ठीक है। मतलब 68% ऑफ वैल्यूज आर विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन वैल्यू, देन 95% ऑफ वैल्यूज आर विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस, मतलब -2 सिग्मा से +2 सिग्मा तक 95% स्कोर्स आ जाते हैं नॉर्मल क्लासरूम में। देन 99.7% ऑफ ऑल वैल्यूज विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब -3 सिग्मा से +3 सिग्मा तक आते हैं, ठीक है। अभी देखिए फिर से आपको मैं एक बार नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है वो बता देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, यह आपको जब थ्योरी में आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो आप ये सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये बेल शेप होता है, ठीक है। देन दूसरा आप बताएंगे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ये सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब दो, अगर हम मिड पॉइंट से इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के 2 समान इक्वल पार्ट्स करता है। इक्वल पार्ट्स कैसे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एरिया आपको देना है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप एरिया बिल्कुल दीजिए इसका, जैसा कि इसमें बताया गया है कि देयर आर 34.13% लाइज बिटवीन 0 to +1 सिग्मा एंड द सेम परसेंट ऑफ स्कोर लाइज बिटवीन 0 to -1 सिग्मा, ठीक है। देख रहे हैं आप 0 से +1 सिग्मा तक यह सिग्मा है, हाँ, यहाँ पे सिग्मा मतलब डेविएशन, डेविएशन का प्राप्तांकों का डेविएशन। जब मैं डेविएशन यह चैप्टर आपका लूँगी तब आपको डेविएशन के बारे में डिटेल में बताऊंगी। आप बस इतना ध्यान दीजिए, अभी डेविएशन मतलब यह होता है कि मीन से लेकर प्राप्तांक कहाँ तक प्रसरित हुए हैं, मतलब उसका प्रसरण, उसका रेंज कहाँ तक गया है मीन से, तो उसको बोलते हैं हम डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिग्मा, ठीक है। 0 से लेकर +1 सिग्मा तक 34.13% स्कोर्स आते हैं, ठीक है। 34.13% स्टूडेंट्स को स्कोर्स प्राप्त होते हैं। उसी तरह से 0 से लेकर -1 सिग्मा तक भी उतना ही स्कोर्स प्राप्त होता है, मतलब उतने ही बच्चे आते हैं, ठीक है। देन +1 सिग्मा से +2 सिग्मा तक 13.59% स्कोर्स आते, मतलब 13.59% बच्चों को स्कोर्स प्राप्त होते हैं +1 सिग्मा से +2 सिग्मा तक। उसी तरह से +2 सिग्मा से +3 सिग्मा तक 2.14% बच्चों को स्कोर्स प्राप्त होते हैं। जिस तरह से इधर का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लस साइड का, उसी तरह से माइनस साइड का भी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। देखिए 0 से -1 13.59%, 34.13%, देन -1 सिग्मा से +2 सिग्मा तक 13.59%, -2 सिग्मा से -3 सिग्मा तक 2.14%, और -3 सिग्मा के ऊपर मतलब उधर साइड आपका 0.14% बच्चों को स्कोर्स प्राप्त होते हैं। उसी तरह से +3 सिग्मा के इधर 0.14, हाँ यहाँ पे 13 नहीं 0.14% स्कोर्स प्राप्त होते हैं। अगर आप इधर का एडिशन करते हैं, इधर के सारे स्कोर्स का एडिशन करते हैं तो 50% आता है, और इधर का भी एडिशन करते हैं तो वो भी आता है 50%। कीजिए 34.13 प्लस 13.59 प्लस 2.14 प्लस 0.14, अगर इसका आप एडिशन करते हैं तो 50% आपका आएगा। सेम इधर का भी डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से है, मतलब इधर का भी डिस्ट्रीब्यूशन 50 आएगा। मतलब यह जो पॉइंट है 0 पॉइंट, वो क्या करता है सिमेट्रिकल, एनपीसी क्या होता है सिमेट्रिकल होता है। तो 0 पॉइंट क्या करता है, दोनों को इक्वली डिवाइड करता है। तो इधर का 50% डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और इधर का भी 50% डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका जो एरिया है वो आपको ध्यान में रखना है। जब हम एग्जाम्पल्स के ऊपर के सवाल करते हैं तो आपको अगर यह एरिया पता होगा तो आप 2 मिनट में उसका आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
वो आप बुक्स में भी थोड़ा सा देख लेना और लुक कर लेना, और मैंने जो बताया है पॉइंट्स वो भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। और यहाँ जब आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में क्वेश्चन आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अगर पूछते हैं, तो साथ में आपको इस तरह से डायग्राम भी देना है। अगर डायग्राम के साथ आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, और हमें भी मतलब एज अ वैल्यूएटर को समझ जाता है कि आपको बोलना क्या है और किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो डायग्राम के साथ आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है मतलब मत लिखिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दीजिए, इस तरह से उसका डायग्राम निकालिए और एरिया वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। ठीक है, तो ये हो गए। अब देखिए ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की सिचुएशन है, वो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक आइडियल कर्व है। वो हम बता नहीं सकते कि आपके क्लासरूम में जब आप टीचर बनोगे तो आपके क्लासरूम में ऐसा ही आएगा, पर एज अ रेफरेंस हम उसको कंसीडर करते हैं। तो इसके आजू बाजू में कहीं ना कहीं इधर उधर होंगे ही, वो आइडियल है इसलिए। ठीक है, तो आप अपने क्लासरूम के हिसाब से आपका कर्व बनाना। ठीक है, अब देखिए ये भी हमने देख लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो सेंटर में क्लस्टर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेंटर में ही अंक प्राप्त होते हैं, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स नॉर्मल क्लासरूम में ज़्यादा होते हैं। देन देखिए अभी हम देखते हैं इसके ऊपर के एग्जाम्पल्स। ये हो गया थ्योरी पार्ट RTMNU में। अब बीएड के लिए देखिए आपको उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। तो क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे कुछ इस तरह से आते हैं। यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए और हम तीनों सॉल्व करेंगे, बट आपको एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कोई भी एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, 3 नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में 2-3 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसमें अगर आपका आता है उसके इम्प्लीमेंटेशन, NPC का इम्प्लीमेंटेशन पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो NPC का इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स। तो तीनों में से किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। आप अपन अभी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10. फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट फॉल इन द रेंज ऑफ 30 to 50. अब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में आपको मीन कितना दिया है, मीन दिया है 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 10, और आपको पूछा है 30 से 50 में स्कोर करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, इसकी रेंज पूछी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले हम ये डायग्राम NPC की डायग्राम निकाल लेंगे। NPC की डायग्राम आपको पता है, यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट मतलब मीन हमारा 0 पॉइंट पे लाई करता है। ठीक है, तो मीन कितना दिया है इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में आपको मीन दिया है 40 दिया है ना। एक मिनट, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, मैं भूल गई। मीन दिया है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 10। ठीक है, तो इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप इस तरह से उसका डायग्राम निकाल ले। ठीक है, तो मीन आपका मीन आपका दिया है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 दिया है, मतलब +1 सिग्मा में, +1 सिग्मा जहाँ पे होता है वहाँ पे 10 का डिफरेंस आपको लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूएशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको 10 दी है। तो आप क्या करेंगे, 10 के डिफरेंस से +1 सिग्मा +2 सिग्मा ऐसा आपको करना पड़ेगा। जिधर प्लस साइड है वहाँ पे 10 ऐड करो, और जिधर निगेटिव साइड है वहाँ पे 10 माइनस करो। मतलब जहाँ पे +1 सिग्मा +2 सिग्मा हम लेते हैं ना, देखिए इधर -1 सिग्मा आएगा, यहाँ पे -2 सिग्मा, यहाँ पे +2 सिग्मा। तो देखिए सिग्मा हम डिनोट करते हैं डेविएशन के लिए। तो आपको मीन दिया है
40 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 10, मतलब यहाँ पे +1 सिग्मा पे कितना आएगा 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, 40 में से 10 कम कर दीजिए माइनस साइड में, यहाँ पे आएगा 20, ठीक है, और यहाँ पे आएगा -1 सिग्मा पे 10 और यहाँ पे आएगा 70, ठीक है। इस तरह से आप वो वाला एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त इस तरह से डायग्राम निकालिए, ठीक है। अभी आपको मीन का आपने पुटअप कर दिया, मीन 0 पॉइंट पे आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन जो 10 दिया था आपको तो वो हमने पुटअप कर लिया, ठीक है। डेविएशन को 10-10 ऐड किए प्लस साइड में, 10-10 माइनस किए निगेटिव साइड में, ठीक है। डेविएशन ये मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ जब डेविएशन का चैप्टर लूँगी तब, ठीक है। जब डेविएशन की कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे तब डेविएशन क्या होता है, उसके टाइप्स वगैरह सब आपको आते हैं एग्जाम में भी। तो डेविएशन के हिसाब से हमने, डेविएशन मीन्स प्राप्तांक, मीन से कहाँ तक हमारे प्राप्तांक प्रसारित हुए हैं वो बताता है हमें डेविएशन, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा था 30 से लेकर 50 के बीच में कितने % स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए हैं, कितने % स्टूडेंट को 30 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स मिले हैं, ऐसा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए मैंने मीन पुटअप कर दिया है और डेविएशन भी डाल दिया है। तो आपको पता है कि 0 से लेकर +1 सिग्मा तक यहाँ पे कितना % होता है, 34.13% स्टूडेंट को प्राप्त होते हैं अंक, और वैसे ही 0 से -1 सिग्मा तक भी 34.13% स्टूडेंट्स को अंक प्राप्त होते हैं। तो आपको ये वाली रेंज पूछी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 से लेकर 50 तक कितने % बच्चों को अंक प्राप्त हुए हैं, 34.13 प्लस 34.13 मतलब कितना आएगा, 68.26% स्टूडेंट्स को 30 से लेकर 50 तक मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ऐसा आपको एक लाइन में लिखना भी है, उसको इंटरप्रेट भी करना है। मतलब आपको कोई भी एक एग्जांपल जो मैंने ऊपर दिया था वैसे पूछेंगे तो आपको सबसे पहले इसके डायग्राम निकालना है। और एरिया में क्या बोल रही है, आपको एरिया एकदम ध्यान में रखना है एग्ज़ाम के लिए। एरिया अगर आपको ध्यान में रहता है तो उसके ऊपर आपको थ्योरी में भी उसका यूज़ होगा और इसके ऊपर के आप एग्जाम्पल सॉल्व करते होते तब भी आपको उसका यूज़ होता है। इसलिए हमेशा इसका एरिया याद रखना कि 0 से लेकर +1 सिग्मा तक कितना होता है, +1 सिग्मा से +2 सिग्मा तक कितना होता है। अगर ये आपके ध्यान में रहा तो आपको उसके ऊपर के मार्क्स पक्के होते हैं, ठीक है। तो 30 से लेकर 50 तक बच्चों को 68% बच्चों को मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछती कि 40 से नीचे कितने % स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं तो आपको पता है कि 40 के नीचे ये पूरा आएगा। तो 40 के नीचे ये सिमेट्रिक है, एमपीसी क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है। मतलब जो मीन है, मीन से नीचे कितने % होंगे, 50% बच्चों को। और मीन की अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 40 से अब वो कितने % स्टूडेंट ने अंक प्राप्त किए हैं तो वो भी 50 आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ट्विस्ट करके पूछा है तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं। और ये सॉल्व करने के बाद आपको वहाँ पे लिखना भी है कि 68.26% स्टूडेंट्स ने 30 से लेकर 50 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया, हमने ये वाला सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी ये वाला देखते हैं कि यहाँ पे भी ये वाला देख लेते हैं पहले कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 60 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। ये वाला इसलिए लिया क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है। अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने क्या बोला है, जब इसके ऊपर के एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आप डायग्राम निकाल लो एनपीसी की और वहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया है वो पुटअप कर लो और फिर उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखिए परसेंटेज ऑफ, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट सिक्योर बिलो 60 मार्क्स। 60 के नीचे कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं, यह क्वेश्चन पूछा है। और साथ में आपको पूछा है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट
दैट सिक्योर अबोव 70 मार्क्स। 70 के ऊपर कितने बच्चों ने मार्क्स प्राप्त किए हैं और 60 के नीचे कितने बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं, यह पूछा है। तो हम देखते हैं फिर से वही। सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले आपको क्या करना है, आपको करना है ये डायग्राम निकालना है, ठीक है। अब डायग्राम हमने निकाल ली। अब यहाँ पे आपको मीन कितना दिया था 60, मतलब 0 पे आपका क्या आ जाएगा 60। अब +1 सिग्मा निकालो उसी तरह से। +1 सिग्मा तक 34.13% होता है, 34.13% होता है। इधर -1 सिग्मा में भी 34.13% होता है, ठीक है। परसेंट लिखा करो, परसेंट लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्टिंग भी दे सकते हैं। तो वहाँ पे प्राप्तांक अगर आपको पूछेंगे तो आपको परसेंट से प्राप्तांक निकाल, कितने बच्चे पूछेंगे तो आपको कितने बताने पड़ेंगे वहाँ पे, मतलब परसेंट को आपको कितने में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, -1 -3 सिग्मा, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल लिया। हमें दिया था मीन 60, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है हमें 5, मतलब हमें 5 के डिफरेंस से लेना पड़ेगा। +1 सिग्मा में कितना आएगा, प्लस की साइड में हम 5 जो है ऐड करते जाएंगे। इधर आएगा 70, इधर आएगा 75, ठीक है। -1 सिग्मा की जगह कितना आएगा, 5 कम कर लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन 5 दिया है तो इधर आएगा 55, इधर आएगा 50 और यहाँ पे आएगा 45, ठीक है। इस तरह से हमने पुटअप कर दिया। अभी हमें क्वेश्चन पूछा था कि अगर मीन 60 दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन 5 दिया है तो 60 के नीचे कितने % बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। तो 60 के नीचे, 60 हमारा 0 पॉइंट पे है तो आपको पता है 60 के नीचे कितने % स्टूडेंट ने प्राप्त किए होंगे अंक। इधर 34.13 प्लस 13.59% प्लस 2.14% देन 0.14%। इसका अगर हम पूरा एडिशन करते हैं तो कितना आता है, 0 से इधर का, ये यहाँ का पूरा एडिशन हम करते हैं यहाँ तक तो कितना आएगा 50%। मतलब 60 के नीचे, बिलो 60 मार्क्स के नीचे कितने % बच्चों को मार्क्स मिले हैं, 50% बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं, ऐसा आपको लिखना है। वैसे ही एक क्वेश्चन इसी में क्या दिया था कि अबोव 70 कितने % बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं। अबोव 70, अभी 70 कहाँ पे है हमारा 2 सिग्मा पे है, तो यहाँ पे कितना होता है 13.59, ठीक है। 13.59, यहाँ पे 2.14 प्लस 0.14। अब अबोव 70 कितने % बच्चों ने प्राप्त किए हैं तो आप यहाँ से निकालेंगे। समझ में आ रहा है। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि अबोव 70 मार्क्स कितने % बच्चों ने मार्क्स प्राप्त किए हैं 70 के ऊपर, तो आपको यहाँ पे उसका एडिशन करके % बताना पड़ेगा। समझ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। देखिए 60 से लेकर +1 सिग्मा तक 34.13, +1 सिग्मा से +2 सिग्मा तक 13.59%, ठीक है। उसी तरह से इधर 2.14 और इधर इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन पूछा क्या था एक बार देखना पड़ेगा। फाइंड आउट द % ऑफ स्टूडेंट दैट सिक्योर अबोव 70 मार्क्स, ठीक है। 70 मार्क्स के ऊपर कितने बच्चों को पूछा था। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ये जो एग्जाम्पल है ऊपर का वो आप घर में सॉल्व करके देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर में सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का थ्योरी, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए हैं और उसके ऊपर के एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर का एग्जाम्पल
आप दूसरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड है उसका, ये मैंने शॉर्ट मेथड में आपको बताया, और शॉर्ट मेथड भी मतलब एग्ज़ाम में चलता है। इसके लिए एक फार्मूला होता है निकालने का, z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, x मतलब जो प्राप्तांक आपको पूछा होगा वो, m मतलब मीन, और सिग्मा मतलब डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपको दिया था, जैसे हमने एक एग्जांपल में देखा था जिसका मीन 40 था। ठीक है, मीन 40 था और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया था 10। ठीक है, 10 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, तो 10 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया तो हम 10 का डिफरेंस लेके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आपको पूछा था 30 से लेकर 50 के बीच में कितने % बच्चों ने प्राप्त किए अंक। ठीक है, तो x यहाँ, अगर हम फार्मूला से अगर सॉल्व करते हैं इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू जेड स्कोर हमें इधर निकालना होता है, जो x एक्सिस पे मैंने जो बताया वो z है। तो z हम जब निकालते हैं तब कैसे निकालेंगे, x मतलब 30, पहले एक एक का लेना पड़ता है। ठीक है, देन m कितना है इसमें 40, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 10, मतलब कितना आ जाएगा -10 अपॉन 10 मतलब -1। ठीक है, ये हो गया z। उसी तरह से z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा x। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 50, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछा था 30 से लेकर 50 के बीच में कितने % स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए अंक। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे 50 माइनस m कितना है आपका 40 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 10, इसका वैल्यू आ जाएगा +1 सिग्मा -1 सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे -1 सिग्मा, यहाँ पे +1 सिग्मा। ठीक है, और मैंने ये भी बोला आपको कि इसका आपको एरिया याद करना है 34.26%। ठीक है, तो आपको 30 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स पूछा है, तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से सॉल्व करना है फार्मूला, और -1 सिग्मा 2 +1 सिग्मा कितना है आपका एरिया 34.26 प्लस 34.26 टोटल कितना आ जाएगा 34.13 प्लस 34.13 आपका आ जाएगा 68.26%। मतलब -1 सिग्मा से +1 सिग्मा तक ये पूरा एरिया होता है 68.26 का। ठीक है, तो आपको जब क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि 30 से 50 के बीच 30 से 50 के बीच कितने % स्टूडेंट ने अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका आंसर आएगा 68.26% बच्चों ने इसमें अंक प्राप्त किए हैं। इस तरह से आप फार्मूला से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो मैंने मेथड बताई वो शॉर्ट मेथड है, ये फार्मूला की मेथड है। ठीक है, आई होप आपको किस तरह से एमपीसी का कैलकुलेशन करना होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स उसके क्या होते हैं वो पता चला होगा। और विश करती हूँ एज अ टीचर आप भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपके क्लासरूम में किस तरह से बच्चे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आया है, वो आप एनपीसी का यूज़ करके निकाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी वन होंगे उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।